मॉलिक्यूलर थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझना है ना कि मॉलिक्यूलर एटम थियरी की जरूरत क्यों पड़ी। हम एटम से बना रहे थे मॉलिक्यूल, क्या बना रहे थे, एटम से बना रहे थे मॉलिक्यूल। तो जो एटम में होता है बेटा वो उसमें होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूल्स में क्या मिलेंगी आपको, मॉलिक्यूल्स में मिलेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, बस हो जाएगी। जैसे हम एटम के विषय में पूरा जान पाए तब जब एटॉमिक ऑर्बिटलों को हम समझ पाए, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनों को समझ पाए, प्रोटॉनों को समझ पाए, तब हम उस एटम के विषय में सारी चीजें बता पाए, ठीक। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल बना, अगर उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के विषय में हमें पूरी जानकारी हो जाए तो मॉलिक्यूल के विषय में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। बात समझ रही है? जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन OH मिलकर बनाया H2, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है 1s1, अब इसमें भी एक 1s1। अब इसी से हम हाइड्रोजन के विषय में जान पाएंगे, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही शेल है। ऐसा हम कब जान पाए, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटलों के विषय पूरा जान पाए तब। मॉलिक्यूल तो बन गया, तो इसकी ऑर्बिटल क्या कही जाएगी, मॉलिक्यूलर क्या कही जाएगी। अब इसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, तमाम चीजों को हम तब जान पाएंगे जब हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक। यहाँ तक बात समझ गए। यही से जन्म होता है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का। किस चीज को जानने के लिए जन्म हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बिहेवियर को जानने के लिए जन्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का। बात समझ आ गई अच्छे से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जन्म क्यों हुआ या क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि एटम के विषय में सारी जानकारी हमको थी, ठीक। अब हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहती है कि सबसे पहला एग्जांपल इसका था कि एटम्स कंबाइंस, एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंस होते हैं और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल का, ठीक। तो मेन पॉइंट लिखिए, ठीक। इसके मुख्य बिंदु किसके, CMO T के, क्या कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसमें प्रेजेंट होगी, एटम्स में। पहला पॉइंट लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। पहले बात इन्होंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटलें कहाँ होंगी, एटम में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होंगी, मॉलिक्यूल्स में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनका नाम कैसे रखा जाएगा। एटम की जो ऑर्बिटल है उनका नाम तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा। दूसरे पॉइंट में कहा कि द नेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स आर कैसे हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। ऐसे हम इनको पहचानते हैं, ऐसे हम इनको पहचानते हैं कि एटम की ऑर्बिटलें हैं, ठीक। अब जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो नाम पड़ता है वह सिग्मा, पाई और डेल पड़ता है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज कैसे नेम दी जाएगी, सिग्मा दी जाएगी, पाई दी जाएगी और डेल दी जाएगी, ठीक। क्या दी जाएगी, सिग्मा, पाई और डेल। बात समझ में आई। अच्छा, डेल हमारे सिलेबस में नहीं है BSc लेवल को, कौन कौन सा है, सिग्मा है और
पाई है। तो दो ही आपको पढ़ना है, सिग्मा और पाई। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट हो गया। चला अगला पॉइंट है, तीसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलें बनेंगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कितनी बनेंगी, जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी। क्या होंगी? कंबाइंस होंगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटलें कंबाइन होंगी उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? बात समझ आई? जैसे उदाहरण समझिए, अगर दो यस कंबाइन होती है, जैसे एक यस यह है और एक यस और कर लीजिए, दो यस कंबाइन होती है, जैसे 1s समझ लीजिए, चाहे 1s चाहे 2s 1s समझ लीजिए, तो बनेंगी कितनी? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। कितनी बनेंगी? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक ऐसी होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी लेवल में लो होगी और एक ऐसी होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी लेवल पर होगी। ठीक? बात समझ में आई? एटॉमिक ऑर्बिटलें चौथे पॉइंट में कहता है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटलें कंबाइन होती हैं तो उनका दो रास्ता होता है। ठीक? कंबाइन में उनके वेव फंक्शन को देखा जाता है, जैसे यह 1s है, यह भी 1s है, इसका वेव फंक्शन psi1 और इसका वेव फंक्शन psi2। कंबाइन होती तो यहाँ दो रास्ते हैं इनके पास। एक क्या है बेटा? एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये फिजिक्स का टर्म है। अब एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का परिणाम क्या होता है कि जिस एनर्जी लेवल पर एटॉमिक ऑर्बिटल होगी उससे लो एनर्जी लेवल पर आकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। और डिस्ट्रक्टिव जो होती है वह जिस एनर्जी लेवल पर एटॉमिक ऑर्बिटल होगी उससे हाई पर जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए एनर्जी में कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है। एनर्जी में ये वाला क्या है? ज्यादा है। एनर्जी में यह क्या है बेटा? लो। किससे तुलना कर रहा हूं मैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से। दोनों कैसी हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलें हैं। दोनों कैसी हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलें हैं। यहां तक क्लियर? अब समझिए इनके एडिशन से बने होंगे, यानी यह जब बना होगा तो psi1 प्लस psi2 हुआ होगा और यह तब बनेगा जब psi1 माइनस psi2 होगा। ठीक? psi1 प्लस psi2 से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसका नाम पड़ता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो psi1 माइनस psi2 से बनेगी उसका नाम पड़ता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक? बात समझ में आ गया? श्रोडिंगर ने क्या कहा था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब पढ़े थे उसमें साई स्क्वायर पाया गया था। क्या पाया गया था? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्पेस। दिए गए स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। इसी को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहा था उन्होंने? साई स्क्वायर इज द probability of finding an electron in the given space। दिए गए स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम कहते हैं साई स्क्वायर। ठीक? बात समझ में आई क्या?
अब समझिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ होगा। वेव फंक्शन ही यहाँ जोड़ना है, ठीक ना। सब एग्जांपल समझिए, जैसे एक वेव ऐसी है, एक वेव ऐसी है जिसको हमने साइन वन कहा, और एक वेव ऐसी है जिसको हमने कहा साइन टू। क्या कहा? साइन टू। अगर यह आपस में जुड़ती है तो लिखा जाएगा क्या बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। परिणाम क्या? ऊपर वाली दोनों लूप आपस में जुड़ेंगी, इनकी साइज बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली दोनों लूप आपस में जुड़ेगी, इनकी साइज बड़ी हो जाएगी। यानी जो आपकी वेव बनने वाली है वो कैसी दिखेगी? वो दिखेगी ऐसी। वो कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर की दोनों लूप जुड़ी और नीचे की दोनों लूप, तो प्लस क्या हो गया? इंक्रीज कर गया साइज में, और माइनस भी इंक्रीज कर गया। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात क्लियर? चले, इसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा? अगर इसकी ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी क्या होगी इसकी? एनर्जी इसकी क्या होगी? लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि यह क्या है? यह बेटा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सेक्शन ए में पूछा जाएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको वेव फंक्शन से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर यहां तक? चले आगे। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझिए, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें आपको मिली है, एक प्लस एक माइनस। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब होता है बेटा कि एक वेव ऐसी है जिसका वेव फंक्शन साई वन है, माइनस होगा तभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होंगी। दूसरी वेव फंक्शन ऐसी है जिसका वेव फंक्शन साई टू है। ठीक, परिणाम क्या होगा? आपस में दोनों निगलेक्ट हो जाएगी, आपस में दोनों निगलेक्ट हो जाएंगी, साइज दोनों आपस की क्या होगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक, एनर्जी क्या होगी इसकी? हाई होगी। नाम क्या पढ़ने वाला है? एनर्जी क्या होगी इसकी? हाई होगी। नाम क्या पढ़ने वाला है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, हो गया? 4 पॉइंट हुआ। 5वें में आइए। ये चौथा पांचवा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे से आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझ पाएंगे और सेक्शन ए के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां मुख्य पॉइंट क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी उनके लिए 2 कंडीशन मस्ट है। पहला कहता है ऊर्जा एकदम बराबर हो या लगभग बराबर। दूसरा कहता है इसका शेप निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए। 2 चीज। पहला क्या कह रहा है बेटा कि जो ऊर्जा हो या तो नियरली इक्वल हो या इक्वल हो। दूसरा क्या कह रहा है? शेप तो डेफिनिट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेप तो डेफिनिट होना चाहिए। अगर डेफिनिट नहीं है तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट है सेम और नियरली सेम एनर्जी। पहली बात, जैसे 1s है 2s से कंबाइन हो सकता है। बात समझता ना? बात समझे? लेकिन कभी भी 1s 2p से कंबाइन नहीं हो सकता।
क्यों कहा उसने? शेप मस्ट है या द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सेम। यहां कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कंबाइनिंग किससे हो सकती है? यस की हो सकती है। अच्छा देखा, P में PX से हो सकता है, PY से हो सकता है, अब PZ कभी भी PX PY से कंबाइन नहीं होगा। ठीक, ये तो हो गया MOT का 6 मुख्य पॉइंट। अब हम जाते हैं सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी होंगी, कैसी बनने वाली है। ठीक, बात समझ में आई है? चलो भैया हेडिंग डाला, सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। का भैया लिखाइए? बहुत तेज है, गुजिया का सर बाप में रहता है तो गुजिया का सर बाप में नहीं कर रहे अब तो जो गुजिया हो ना नहीं तब तक रहे हो भैया। क्या पढ़ना है आपको? सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे आप पहले पढ़ते हैं वही सेम कहानी है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता था? एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड। और पाई बॉन्ड कब बनता था? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। यहाँ भी वही है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटलों की तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक, यानी ओवरलैपिंग का तो यहाँ आप सवाल खत्म हो जाएगा, ओवरलैपिंग सब भूल जाइए। अब आपको क्या करना होगा? इंटरफेरेंस। क्या करना होगा? इंटरफेरेंस। ओवरलैपिंग भूल जाइए कि हाँ ये ओवरलैप करेगी, वो सब खत्म। ठीक, अगर एक्सियल इंटरफेरेंस होता है वो भी कैसा? प्लस वाला, तो बनता है सिग्मा। और अगर एक्सियल इंटरफेरेंस हो लेकिन कैसा? डिस्ट्रक्टिव, तो क्या बनेगा? पाई। ठीक, जैसे समझिए मुख्य बिंदु क्या है कि एक्सियल लिखे तो ना, एक्सियल इंटरफेरेंस गिव्स क्या? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्सियल इंटरफेरेंस गिव्स सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्सियल इंटरफेरेंस किसका होगा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटलों का। किसका होगा? एटॉमिक ऑर्बिटलों का। आसान नहीं है समझना। क्या हो ना मिला था? हैं? मिला? चल देखो उदाहरण से पहले बच्चों ना 1s मान लीजिए 1s एक कदर बनाई दीजिए, कहीं जगह ज़्यादा खाती है। ये अभी मान लीजिए 1s। मेरे पास दो विकल्प है ना, मेरे पास कितने विकल्प हैं? दो विकल्प हैं। पहले विकल्प में क्या कहूँ कि अगर हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, परिणाम क्या होगा? जरा देखिए, ये दोनों कंबाइन होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल और साइज क्या होगी बेटा? बड़ी हो जाएगी। साइज क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव में उल्टा दिखा रहा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? साइज हो जाएगी बड़ी, क्योंकि यहाँ होने वाला क्या पता है आपको? एडिशन होने वाला है वेव फंक्शन का। अब इसमें क्या परिणाम होगा? डिस्ट्रक्टिव में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? अब एक प्लेन यहां से गुजरेगा, एक प्लेन यहां से गुजरेगा। इस प्लेन के पॉइंट को क्या कहते हैं आप? नोडल पॉइंट। ये महसूस होती है कि सटी हुई है? फील होती है कि सटी हुई है। ये क्या है? नोडल प्लेन का पॉइंट है।
नोडल प्लेन। यानी अगर psi1 माइनस psi2 हुआ तो वन नोडल प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? वन नोडल प्लेन। किस केस में? 1s और 1s की केस में। 1s और 1s की केस में एक नोडल प्लेन बनेगा, वो भी कब? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, इसमें कोई नोडल प्लेन। अब ये 1s की है, लेकिन कैसी है? सिग्मा 1s है। क्या है बेटा? सिग्मा 1s है। क्या है? सिग्मा 1s है। अब इसकी एंटी बॉन्डिंग है। क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। कैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिखाई कैसी जाती है बेटा? स्टार से। सिंबल क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का? स्टार है। यानी यह बना सिग्मा स्टार 1s। अभी 1s की बात हो रही है। अब ये दोनों एक्सियल हैं। कैसी हैं? दोनों एक्सियल हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट पर 1/3 सब जगह होती है। चाहे हम x पर ले जाएं, चाहे y पर ले जाएं, चाहे z पर ले जाएं, क्योंकि s कैसा है बेटा? स्फेरिकल है और प्रत्येक कोऑर्डिनेट पर कितना है? 1/3 है। चाहे हम इससे इंटरफेरेंस करा लें, चाहे इससे करा लें, चाहे इससे करा लें, रिजल्ट यही देने वाली है। क्लियर है? एक्सियल इंटरफेरेंस से होगा तो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन होती है, एक psi1 प्लस psi2, एक psi1 माइनस psi2। psi1 प्लस psi2 से बनेगी सिग्मा यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और psi1 माइनस psi2 से बनेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें हमको मिलने वाला एक नोडल प्लेन। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? अब ऐसे सिंबल नहीं दिखाएंगे, बार बार वैसे दिखाएंगे ना। ठीक, चलो दूसरा उदाहरण ले। एग्जाम्पल है N2 का। N2 का N2 की एग्जाम्पल है। N2 निकाले पड़े ना। N2 निकाली तब ना, उनमें एक पहले सिग्मा दिखाई, उनमें पाई भी मिल जाए, लेकिन हमें पाई तो दिखावत ना है ना, लेकिन सिग्मा उनमें के बाद 1s है। हाइड्रोजन वाले में समझ गया, हाइड्रोजन छोटा सा है ना, हाइड्रोजन। अच्छा, जैसे मैंने 1s दिखाया तो उसमें भी तो होगा p में। अगर px से इंटरफेरेंस किया तो सिग्मा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चले उसका उदाहरण है N2 का। इसका एग्जांपल है N2 का। थोड़ा सा अगर आप बाण से मैच कराते चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बस इसमें ओवरलैपिंग से तो भूल जाइएगा, क्योंकि ये वेव फंक्शन से मतलब रखता है। किससे मतलब रखता है? वेव फंक्शन से। इसलिए वेव फंक्शन में ओवरलैपिंग शब्द खट के क्या लग जाएगा? इंटरफेरेंस लग जाएगा। ठीक, हम एग्जांपल लेते हैं N2 का। किसका एग्जांपल है? N2 का। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा, दूसरा भी पाई होगा। यहां तक बात क्लियर? एक सिग्मा, दो पाई। देखिए मैं दिखा रहा हूं। नाइट्रोजन साथ, नाइट्रोजन 1s2, 2s2 और 2p3, यानी p की 3 ऑर्बिटल है, p की 3 है। ठीक, px, py और pz सब में एक इलेक्ट्रॉन है। अब 3 बांड बनना है। क्या बनना है? 3 बांड बनना है। क्लियर? अब इसमें से एक ही सिग्मा होगा। तो अब तक जितना मैंने अध्ययन किया, जितनी बुकें अध्ययन किया, उसमें pz और pz के बीच सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। ठीक, कैसे देखिए? ऐसे ही तो है, ऐसे ही है ना। एक px होगा। अब देखिए वास्तव में जो दिखाया जाता है, px यह लिखा जाता है, py यह लिखा जाता है और pz यह लिखा जाता है। ठीक, तो मैक्सिमम ने कंसीडर किया कि जो pz के बीच बॉन्डिंग होती है वही एक्सियल मानी जाती है। ठीक, बाकी सब साइड वाइज है,
ठीक, ऐसे देख लीजिए ना, समझ में आया ऐसे। एक नाइट्रोजन का मैं वो बना रहा हूँ 2p3 वाला, एक नाइट्रोजन का 2p3 वाला बना रहा हूँ। यह pz, यह py, यह px। दूसरे नाइट्रोजन का बना रहा हूँ px, py और pz। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी क्लॉकवाइज है तो इसके हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखिएगा, ठीक। सिंगल इलेक्ट्रॉनों को आप किसी भी दिशा में ऐसे भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं, ठीक। तो pz और pz के बीच में जो इंटरफेरेंस हुआ उससे बना सिग्मा, py और py के बीच जो इंटरफेरेंस हुआ उससे बना पाई, और px और px के बीच जो इंटरफेरेंस हुआ उससे बना पाई, ठीक। यानी जो एक्सियल इंटरफेरेंस होगा वही बनेगा सिग्मा बार। हमारे लिए काम का क्या है, वह सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। बात समझ में आ गई। सबसे सरल केस S2 का था, क्योंकि 1s 1s था, उसमें बहुत समझने की जरूरत, क्योंकि 1s 1s एक्सियल ओवर इंटरफेरेंस करेंगे सिग्मा बांड बनेगा। चूंकि ओवरलैपिंग होती तब हम बांड का नाम लेते, हमें बनाना है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बनेगी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। अब बाकी कैसी होंगी बेटा, बाकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। कैसी होंगी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, ठीक। अब इसमें भी सोचिए कि अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हुआ तो दो चीजें बनने वाली है। क्या बनने वाली है, दो चीजें बनने वाली हैं। बनाओ ना, जैसे pz को देखा जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। pz ही हमें देखना है, मुख्य क्या है आपका pz, जो बना रहा है, क्या बना रहा है, मॉलिक्यूलर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। जब बड़ा हो गया बताइए, ये pz प्लस माइनस बड़ा हो गया। अरे उसमें कैसा आदमी है, सुगरना का चलता है। अब सही हो, हैं? चलिए यहाँ तो कैसे लिखिए, एक में क्या लिखने वाला हूँ, डिस्ट्रक्टिव, और एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आपस में जुड़ेंगी, आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। यानी ये क्या बना, सिग्मा pz की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं इसको, क्योंकि यह बना है psi1 प्लस psi2 से। बात समझ आ रही है, दोनों का योग हुआ है और एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे है, ठीक। दोनों का क्या हुआ होगा, psi1 माइनस psi2 हुआ होगा इसमें, ठीक। परिणाम क्या हुआ होगा कि एक लूप छोटी सी होगी, एक हो गई होगी बड़ी, दूसरी लूप होगी छोटी सी, एक हो गई है बड़ी। हो गई ना। अब समझिए, यहां पर समझने की चीज है, एक तो नोडल प्लेन यहां है, एक नोडल प्लेन यहां है, अब एक नोडल प्लेन यहां, यानी आपके पास नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो गई, नोडल प्लेन कहते किसको हैं बेटा, नोडल प्लेन किसको कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उस प्लेन को कहा जाता है, ठीक। बस समझे, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी कीमत पर नहीं पाएगा, कहाँ इसमें होगा, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन इन स्थानों पर नहीं है। बस समझ में, ऐसे प्लेन को कहा जाता है नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। इसमें कितने नोडल प्लेन बनेंगे, 3 बनेंगे। चूंकि ये एनर्जी लेवल में हाई है तो एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा स्टार pz बनने वाला है,
क्लियर है यहाँ तक? अब आइए पाई मालिकुलर ऑर्बिटल देखिए। अब पाई मालिकुलर ऑर्बिटल देखें। पाई मालिकुलर ऑर्बिटल कैसे बने? साइड वाइज, वही पुराना कॉन्सेप्ट है, बस खाली शब्द बदलेगा। साइड वाइज इंटरफेरेंस से बनने वाली है। किससे बनने वाली है? साइड वाइज। तो यस में तो संभावना है नहीं, यस में तो संभावना है ही नहीं, बचती कहाँ है? पी एक्स और पी वाई में। ठीक, चलो पी एक्स और पी वाई में देखें। दोनों केस आपको साथ अध्ययन करना है। एक पी एक्स बना रहा हूं बेटा और दूसरा भी पी एक्स भी बना रहा हूं ना। ये किसकी है? पी एक्स की। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है? क्योंकि दोनों केस आपको एक साथ अध्ययन करनी है ना, तो ऊपर वाली लूप ऊपर टूट जाएंगे, नीचे वाली लूप नीचे। एक आपको मिलेगा नोडल प्लेन, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। ये क्या बना आपका? नोडल प्लेन। क्या बना बेटा? नोडल। क्यों नोडल प्लेन बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। ठीक, कैसी होंगी ये? जुटी हुई है, psi1 प्लस psi2 हुई है, तो बनने वाली क्या है बेटा? मालिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनने वाली है? मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक, चलो दूसरा चला। हाँ पी एक्स चला, एक माइनस करा ना, ये तो सी आई का ना, एक वो देखा प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी पी एक्स है। क्या लिखेंगे यहाँ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए ये ऐसे मुड़ेगी या ऐसे, दोनों विपरीत दिशा में होंगी, तो यानी संरचना कैसे बनेगी बेटा? ये ऐसे होगी और दूसरी मालिकुलर ऑर्बिटल ऐसे होगी। दोनों रिपल्सन में होंगी। किस में होंगी? रिपल्सन में होंगी। अब देखिए एक तो नोडल प्लेन यहाँ मिल रहा है आपको, और ये वह स्थान है जहां पर नोडल प्लेन बन रहा है। इन स्थानों पर देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है कि नहीं? ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो आपके पास नोडल प्लेन कितने बने? 2 नोडल प्लेन, एक ये होगा और एक नोडल प्लेन ये है। नोडल प्लेन, तो टोटल कितना प्लेन हुआ? यही सब तो सवाल बनता है सेक्शन ए में कि नोडल प्लेन की संख्या बताइए ना, और कहाँ बने सेक्शन में ये कुछ बनता है। ये क्या है? एंटीबॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक, एंटीबॉन्डिंग। ऐसे पी वाई का बना लीजिएगा, मीनिंग सेम है। हमारा आपने बताया देखा, बॉन्डिंग हमेशा कैसी होती है? पाई की। एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखाई जाती है? पाई स्टार से। एंटी बॉन्डिंग का सिंबल ही स्टार है। अब ये पी एक्स का है तो पाई पी एक्स है, अब ये पी एक्स का ही है तो पाई स्टार पी एक्स है। ये तो आपको समझ जाइए कि एंटी बॉन्डिंग का सिंबल ही स्टार। ठीक, अब आपको सिखाना है हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस एक उसमें 2 नियम सिखा देंगे। 14 तक पढ़ने नियम छोड़े और 14 से 20 तक। एक बार तो उसमें निकालने लगा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर बनने से निकाल देगा ना। चलिए आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं किस बात के लिए? हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल। ठीक, चलिए।